और ये मुझे बताएं कि मेरी आवाज कहीं कट कट रही थी कहीं पे, किसी बच्चे को मेरी आवाज जो बिल्कुल क्लियर रही हो, कोई एक बच्चा जो ड्यूरिंग होल लेक्चर आवाज क्लियर रही हो, क्योंकि ग्रुप में एक दो बच्चे कह रहे हैं आवाज कट रही है। कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो बताएं। अब ठीक है आवाज? एक मिनट ना ये रिकॉर्डिंग रोकें। हाँ जी, तो यहाँ पे थे जी हम लोग, ठीक है, हाइड्रोनिक एसिड पे। ठीक है, इसमें अब क्या डाइसैकराइड यूनिट इसमें क्या होता है, इसमें होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकुरोनिक एसिड। एन एसिटाइल जिस तरह इसमें है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसमें भी यही है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और इसमें क्या है, ग्लूकुरोनिक एसिड। ये देखें, अब आपने नोट किया होगा कि इसमें कोई सल्फेट सल्फेट की बात नहीं की है ना। एसिटाइल की तो बात कर ली कि इसमें जो ग्लूको, देखो आपने ना मेरी बात सुनो, बड़ा क्लियर तरीके से याद करना है। अमाइनो शुगर तो होगी होगी, अब वो या ग्लूकोज होगी या ग्लैक्टोज होगी। ठीक है, होगी तो वो अमाइन तो होगी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब एक क्लियर ये करना है कि या ग्लूकोज है कि ग्लैक्टोज है, एक बात क्लियर करनी है। नंबर दो ये क्लियर करनी है कि उस पे एसिटाइलेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो वो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया कि सिर्फ इस पे एसिटाइल नहीं होना, बाकी सब पे एसिटाइलेशन होनी है। तो ये बात भी क्लियर होगी कि सर होना, इसका मतलब है अन्यथा आपने एन एसिटाइल तो लगा ही देना है। अब आगे ग्लूकोसामीन लगाना है या ग्लैक्टोसामीन लगाना है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो पहले दो हैं इनमें ग्लैक्टोसामीन है। ठीक है, सिर्फ इन दो में, इनमें क्या है, ग्लैक्टोज है। इन दोनों में ग्लैक्टोसामीन है, यहां पर तो है ही ग्लैक्टोज। ठीक है, और फिर इसका मतलब है पीछे क्या रह गया, ठीक है ना, यहाँ पर ग्लूकोसामीन है। ठीक है, इसका मतलब है ग्लैक्टोज सिर्फ इन दो में, इन ग्लैक्टोसामीन इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो कि ये पहले तीन है। ठीक है, ये पहले तीन है, इनमें ग्लैक्टोज हो गया। पहले दो के अंदर देखो, पहले ग्लैक्टोसामीन आया, ग्लैक्टोसामीन आहिस्ता आहिस्ता उसने, इसको बंदे को पुर कराना हो तो आहिस्ता आहिस्ता पहले उसकी ग्लैक्टोज उतारो, ग्लैक्टोज उतार दी ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये देखो जी, अब ये सिर्फ अकेला ग्लैक्टोज रह गया। अब हमने, इसका मतलब है हमने अब ट्रांजिशन करनी है, ग्लैक्टोज ग्लूकोज आगे जाना है। तो ये देखो जी, यहाँ पे अब हमने ग्लूकोसामीन लगा दिया। ठीक है, यानी कि देखो पहले एक बंदा डेवलप्ड, बंदा का क्या नाम है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन डेवलप्ड है, डेवलप्ड। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब हमने ना इन दोनों में, ये दोनों ही है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इनको बाहर निकालना था। ठीक है, पहले टेस्ट टीम से ड्रॉप किया, क्या कर दिया हमने इसको, हमने इसको कर दिया। ठीक है, टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ तो इसका क्या नाम बन गया, ग्लैक्टोज। यानी कि सबसे पहले उसकी थोड़ी सी उसको एक फॉर्मेट से बाहर निकाला। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ग्लैक्टोज बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि अब न्यू क्लियर हम ऐड करें। तो ये देखो जी, हमने क्या कर दिया, एन एसिटाइल, वो हमने उसको एसिटाइलेशन के बगैर हमने क्या कर दिया, उसको ग्लूकोसामीन ऐड कर दिया। मतलब अभी ये नया आया है ना, तो अभी इसको थोड़ा और डेवलप करके अब इसको सारे फॉर्मेट्स में ऐड करने के लिए, ये देखो जी, हमने इसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कर दिया। ठीक है, यानी कि इधर से आते आते इधर तक आते आते हमने उसको कन्वर्ट ही, टोटली कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गई, थोड़ी सी कहानी बताइए। ठीक है, चलो जी, अच्छा जी, अब बातें हो गई। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये नॉन सल्फेटेड है, देख लिया ना आपने, तो कोई सल्फेट सल्फेट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फिर ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया वगैरह में भी ये मौजूद होता है। फिर ये साइनोवियल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, अम्बिलिकल कॉर्ड, इनमें ये मौजूद होता है। मेन आपने ये याद रखना है, साइनोवियल फ्लूइड और विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई में ये मौजूद होता है। ये शॉक लुब्रिकेंट और शॉक अब्जॉर्बर जॉइंट्स में है ना, तो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर, लुब्रिकेंट के तौर पर है। ठीक है, ये वाली बात अभी हम पढ़ते हैं कि कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट, ये सारी बातें हम आराम से पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने काफी हद तक इन चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, जरा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाके फिर यहाँ पे वापस आके ना, जैसे मैंने उसको याद करने का फार्मूला बताया है ना, तो डेवलप ग्लाइसामीन था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने उसका एसिटाइल निकाला, ये आ गया है। अच्छा तो ठीक, नहीं 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 नहीं, ये मैंने थोड़ा सा उसको किया है, ठीक है ना, गलत किया है, कैसे बोला, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने अमाइनो ग्रुप को याद करना था ना। मतलब ये कि कहानी गलत है, वैसे बातें तो ठीक बताई हैं। कहानी तो मैंने ग्लूकोसामीन के हिसाब से बताते बताते थोड़ा सा उसको मिक्स कर दी। तो ये देखो, पहले इसमें यानी से ग्लैक्टोसामीन था, इधर भी ग्लैक्टोसामीन था, फिर यहाँ पे आके क्या हुआ, फिर यहाँ पे ग्लूकोसामीन हुआ, फिर यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और यहाँ पे भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इसको आप बेशक ऐसे याद करो, ऐसे ऐसे, इन दोनों को ऐसे और ऐसे। ठीक है, इधर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन था, फिर इधर जो है ना वो ग्लूकोसामीन रह गया, यानी कि
हमने एक को निकाल दिया उसका, ठीक है ना, यानी कि नहीं नहीं इस तरह भी नहीं हो सकता यार। बहरहाल इन दोनों में एन ग्लैक्टोसामीन है, इधर ग्लूकोसामीन, इधर इन दोनों में क्या है, वही एन ग्लूकोसामीन है, इधर सिर्फ ग्लूकोसामीन, इन दोनों में एन ग्लैक्टोसामीन। ठीक है, समझ आ गया? बस ठीक है, बहुत है, ठीक हो गया। और एसिडिक शुगर के हवाले से क्या है कि इधर ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है, इधर भी, इधर हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है, और जनाबे वाला इधर जो है ना वो सिर्फ ग्लैक्टोज, इधर ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। तो इधर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से बहरहाल ना आप लोग बेशक अपने पास से बना लीजिएगा कोई कहानी, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको मजीद थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, एक दफा मैं अपना टॉपिक मुकम्मल कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे, ठीक है। चलें जी, फिलहाल एक दफा यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, पहले जरा ना इस स्ट्रक्चर को देखें जरा, ये क्या कहानी चली हुई है, ठीक है। वो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये देखें, ये आपकी कोर प्रोटीन, प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ आपके लगे हुए हैं सारे गैग्स, इन्होंने लीनियर, ये देख रहे हैं ये सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। अभी नहीं हम पढ़ के आ रहे केराटिन सल्फेट 1 और 2, इसमें से 1 किस में मौजूद था, कॉर्निया में, और कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट तो हमने वो जो सबसे पहला पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट 4 और 6 हमने पढ़ा, ठीक है, जो एओर्टा में मौजूद था, हमने अभी पढ़ के आए हैं। मोस्ट सल्फेटेड गैग यही था, इसके बारे में कहा था मोस्ट हेट्रोजीनियस गैग, ठीक है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं ना, ठीक है। तो चलो जी, अब ये देखो, ये प्रोटीन है, ठीक है। पहली बात तो ये एक चीज होती है प्रोटियोग्लाइकेन, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है और ये ग्लाइकेन्स होते हैं। ग्लाइकेन्स में उसमें क्या होता है भला, गैग्स होते हैं, गैग्स क्या है, शुगर है ना, तो प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या हुए, देखो ये जो गैग्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, अमाइनो शुगर और एसिडिक शुगर, ठीक है। तो प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या चीज बनी, ये प्रोटीन होगी ना, और बाकी सारा क्या है, गैग है। तो 95% प्रोटियोग्लाइकेन्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, सिर्फ 5% प्रोटीन होती है, वो ये वाली प्रोटीन है, कोर प्रोटीन, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, ये लीनियर चेन्स बनी हुई है, ये सारा ये जो एक चेंज आ रही है ना, चेन, ये बेसिकली ये गैग है, उसने लीनियर चेन बनाई हुई है, ठीक है। उसमें ठीक है ना, उसमें जो है ना वो कोई, समझ आ गई बात, एक मिनट रुको, ये देख रहे हो, ये 100 लीनियर चेन्स है, तकरीबन 100 लीनियर चेन्स बनी हुई हैं, मतलब इस तरह से होता है, 100 लीनियर चेन्स होती हैं, और फिर हर चेन के अंदर 200 डायसैकराइड यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई है कि यार मैंने क्या बताया कि प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स के अंदर 5% प्रोटीन को 95% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि गैस होते हैं। इतनी बात हो गई, प्रोटियोग्लाइकेन का पता चल गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोर प्रोटीन है ना, अब ये गैग्स हैं, इन गैग्स ने 100 लीनियर चेन्स बनाई हैं, जैसे लीनियर चेन है ना, ठीक है, 100 चेन्स लगी हुई हैं इसके साथ। ये सारी चेन्स किसकी हैं, गैग्स की हैं, ठीक है। हर चेन के अंदर कोई 200 डायसैकराइड यूनिट का एक लगा हुआ है, मतलब 200 डायसैकराइड यूनिट जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, ठीक है, वो 200 डायसैकराइड यूनिट्स ने मिल के एक लीनियर चेन बनाई हुई है, और इस तरह की कोई 100 चेन्स मिलके, ठीक है ना, ये बना रही हैं, ठीक है, कोर प्रोटीन के साथ मिलके। और ये एक, इसको हम कहते हैं एक प्रोटियोग्लाइकेन का एक मोनोमर बना है, प्रोटियोग्लाइकेन का एक मोनोमर, उसमें क्या होगा, अब मुझे भी बताओ, प्रोटियोग्लाइकेन का मोनोमर मैं आपसे पूछूं क्या क्या होता है, आप कहोगे सर उसमें कोर प्रोटीन होती है 5%, ठीक है, मतलब कोर प्रोटीन होती है, बस इतना कहना है। फिर ये कोर प्रोटीन के साथ जो है ना आपके वो लगे होते हैं, कोई 100 लीनियर चेन्स लगी होती हैं गैग्स की, हर चेन के अंदर जो है ना कोई 200 डायसैकराइड यूनिट होता है, लीनियर चेन्स होती हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब अच्छा, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, नीचे देखो, ओहो अब मैं इसका क्या करूं, अब जरा यहाँ पे देखो, अब ये मोनोमर्स है ना, वही जो मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, ये मोनोमर्स। अब ये मोनोमर्स दरमियान में एक और गैग आता है, ये गैग कौन से थे, ये थे कॉन्ड्राइटन सल्फेट और कौन सा था, केराटिन सल्फेट। ये दरमियान में गैग आता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये सारे प्रोटोमर्स को जोड़ता है और इनके एग्रीगेट्स बनाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन एग्रीगेट्स। देखो ना मोनोमर्स है ना, ये देखो उसने बताया कि एक मोनोमर है, ठीक है, ये दरमियान में हाइलोरोनिक एसिड आया, ठीक है, और ये जनाबे वाला एक एग्रीगेट बन गया, एग्रीगेट, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा एक और बात आप और सुनो, ये जो मोनोमर जो इसके साथ जुड़ा है ना हाइलोरोनिक एसिड के साथ, ठीक है,
पहली बात तो ये है कि ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब आयनिक इंटरेक्शन के जरिए से इसके साथ जुड़ा है। ये कोर प्रोटीन जो इसके साथ लगी है ना, क्या नाम है इसके साथ, ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ लगी हुई है ना कोर प्रोटीन, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए नहीं लगी हुई, मतलब कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है इनके दरमियान, बल्कि कोई आयनिक इंटरेक्शन है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक इंटरेक्शन है। नंबर 2 बात ये है, ठीक है, कि मजीद इनको प्रोटियोग्लाइकेन मोनोमर को हाइड्रोनिक एसिड के साथ जोड़ने के लिए लिंक प्रोटीन भी होती है, जो कि इन दोनों की जो आपस में बाइंडिंग है उसको स्टेबलाइज करती है। उसको क्या करती है? स्टेबलाइज, ठीक है। असल में वो जो जिसको मैंने कहा था ना पीडीएफ बनाने का, ये उसकी गलती है, उसने इस पिक्चर को ऐड नहीं किया, तो इसलिए मैंने अपनी बुक से पिक्चर बना के अब इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या उसने किया हुआ है? स्टेबलाइज करती है ये लिंक प्रोटीन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात नोट करो, तो ये जो चेंज हैं जो अभी मैंने पॉइंट बताया था, ये चेंज आपस में एक दूसरे से जुड़ी क्यों नहीं हुई? ये रिमेन सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ये जो चेंज हैं ये सारी, ये जो 100 लीनियर चेंज है आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। नोट करो जरा, एक दूसरे के साथ चिमटी क्यों नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी दूर दूर रहती हैं, इसलिए कि उनके दरमियान रिपल्शन, अभी बताया ना, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से उनके दरमियान रिपल्शन आती है, ठीक है। तो चेंज आपस में थोड़ा सा दूर दूर है। तो ये था जी आप लोगों का क्या, ठीक है। अच्छा, अब ये है प्रोटियोग्लाइकिन एग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब एक और बात देखो, ये वाली डायग्राम भी देखो, ये वाली। अब ये हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो कोर प्रोटीन के साथ जो ये बॉन्ड बना हुआ है इस गेट का, वो तो हमने पढ़ लिया ना कि उनके दरमियान नॉन आयनिक इंटरेक्शन है, लिंक प्रोटीन ने जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे कि इसके और इसके दरमियान ये बॉन्ड किस तरह से बना हुआ है, ये प्रोटीन और ये गैग के दरमियान। ये देखो, ये आपकी कोर प्रोटीन है, ये यहाँ से, ठीक है। कोर प्रोटीन का कौन सा वाला है? सीरीन आता है, सीरीन क्या आता है? सीरीन, ठीक है, सीरीन आया, ठीक है। क्या बताया था मैंने? सीरीन कल कल क्या बताया था? ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप। साथ ही साथ किसी को याद है कि मैंने साथ क्या लिखा हुआ है? थ्रियोनिन और स्पर्जीन, ये भी यानी कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी को याद है ये पॉइंट मैंने कल बताया था जब, ठीक है ना, कि यानी कि सीरीन जो है वो यहाँ पे है, सीरीन में ओएच ग्रुप होता है ना, इसी तरह से जो है ना वो यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। ये सीरीन आया, यहाँ से गैग के अपने अंदर क्या होता है? गैग के अपने अंदर एक ये होता है ट्राईहेक्सोज, ट्राईहेक्सोज गैग के अंदर है, ये अब गैग का हिस्सा है। यानी कि देखो, प्रोटीन से सीरीन आ रहा है ना ओएच कंटेनिंग, तो गैग से क्या आ रहा है? गैग से ये आ रहा है हेक्सोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये ट्राईहेक्सोज है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यानी कि बॉन्ड होता है, यानी कि इधर से जाइलुलोज, ये जाइलोज क्या है ये भी मैं आपको उधर ही बताऊंगा, उधर। बस इतना याद रखो कि मोनोसैकेराइड है, जैसे ये आपका ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है ना, तो जाइलोज भी एक क्या है? मोनोसैकेराइड है, सिंपल, ठीक है। समझ आ गई बात? 5 कार्बन वाला होता है यार, ठीक है ना, वो हम उधर जाके पढ़ लेंगे। जिस तरह राइबोज होता है उसी का एक एपिमर है ये जाइलोज भी, ठीक है, ठीक है। तो आ, ये बात क्लियर हो गई कि इस तरह से इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन बना हुआ है, ठीक है, पता चल गया। यानी कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो गया जी आप लोगों का किस तरह से इंटरेक्शन हुआ है सीरीन और जाइलोज के दरमियान, ठीक है। तो ये था आप लोगों का। अच्छा, अब यहां से देखो, ये देख रहे हो, ये हाइलुरोनिक एसिड है आप लोगों का, ठीक है। ये अब आप लोगों का क्या है? ये अब आप लोगों का पूरा एक वो प्रोटियोग्लाइकिन का एग्रीगेट है, ठीक है। अब मैं चलो इस सारे को मैं 1 मिनट में रिपीट कराने लगा हूँ, 1 मिनट में अब रिपीट करूंगा क्या क्या था जनाब। अब मैं फिर लेक्चर स्लो थोड़ा ही दे रहा हूँ। कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन के साथ आपके कॉन्ड्राइटन सल्फेट और केराटिन देखो, कॉन्ड्राइटन सल्फेट थोड़ा बड़ा सा दिखाया हुआ है, केराटिन थोड़ा छोटा है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? एक प्रोटियोग्लाइकिन मोनोमर बनता है। इन दोनों के बॉन्ड किस तरह से बनता है? यहाँ से सीरीन आता है, यहाँ से, और उधर से क्या आता है? ट्राईएक्सोसाइड, ट्राईएक्सोज आता है, चाइलोलोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का, ठीक है। और इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और ये 100 चेंज हो सकती हैं, आपस में दूर दूर होती हैं, इनके दरमियान रिपल्शन होता है। हर चेन के अंदर क्या सीन होता है कि कोई 200 डाइसैकेराइड यूनिट्स मिले होते हैं। अच्छा जी, इसको हम ना देख रहे हो, इसको हम ब्रश मॉडल भी कहते हैं। देखो, ब्रश से लग रहा है ना जैसे वो ब्रश में निकला होता है, ठीक है। तो इसको हम ये कार्टिलेज के लिए उसने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये कार्टिलेज के अंदर ऐसे होता है प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो फिर जनाबे वाला, जैसे मोनोमर्स बन जाते हैं, फिर ये नॉन आयनिक इंटरेक्शन के जरिए से सारे कोर प्रोटीन जो है वो हाइलुरोनिक एसिड के साथ आके मिलती हैं, ठीक है, लिंक प्रोटीन के जरिए। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ पे आ जाओ वापस। बस आप लोगों का ना इंशाल्लाह बस 5-10 मिनट का रह गया लेक्चर। अब जरा यहाँ पे आ जाओ।
पहले मैं यहाँ से थोड़ी सी बातें बता लूं, फिर मैं डायरेक्ट उधर ही जाता हूँ। लेक्चर ऑलमोस्ट आप लोगों का डन है। ये देखो, अभी बताया प्रोटीग्लाइकिन मोनोमर क्या होता है, ट्राइहेक्सोसाइड क्या होता है, लैक्टोज लैक्टोज, ठीक है, और ज़ाइलुलोज बताया अभी। अभी बताया एग्रीगेट क्या होता है, अभी बताया लिंक प्रोटीन स्टेबलाइज करती है, अभी बताया उसका नाम कोर प्रोटीन क्या होती है, अभी बताया कि ग्लाइकोअमाइन अमाइन गैस की आगे से चेन्स लगी होती हैं, लीनियर चेन्स। ये इसने आपकी पुरानी बुक है ना, तो इसलिए इसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का नहीं लिखा हुआ, आप लोगों की बुक पे यहाँ पे लिखा होगा कि 200 एक चेन के अंदर जो है ना वो 200 डाइसैकराइड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बात समझ आ गई। फिर जनाबे वाला एक और पॉइंट यहाँ से देखो, ऑल तमाम गैस जो है ना वो जब प्रोटीनग्लाइकेन्स में मौजूद होते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उस प्रोटीन के साथ, कोर प्रोटीन के साथ। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड कौन सा बनाता है, अभी बता के आ रहा हूँ, आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन बनाता है, ठीक है। अभी बताया था ना अभी, ठीक है, कि बाकी सब क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बस नॉन कोवलेंट ही याद रख लो, ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक हो गया। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ जरा यहाँ पे, कि ये नॉन कोवलेंटली अटैच टू कोर प्रोटीन, ठीक है, इन इन एग्रीगेट्स, ठीक है। अब समझ आई बात की कि ये जो ये हाइलुरोनिक एसिड है ये कैसे अटैच है, नॉन कोवलेंटली। यही बात अब यहाँ पे आके देखो, वहां पर हमने केराटिन सल्फेट भी देखा था, अब जरा यहाँ पे देखो, ठीक है। लूज कनेक्टिविटी प्रोटीओग्लाइकिन एग्रीगेट्स विद कॉन्ड्राइटन सल्फेट, कॉन्ड्राइटन सल्फेट के साथ केराटिन सल्फेट भी था कि नहीं था, ठीक है। अब समझ आई कि एग्रीगेट्स के अंदर ये उसके साथ मौजूद होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, form proteoglycan aggregates often aggregated non-covalently with ग्लूक्रोनिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से जनाबे वाला ये भी यानी कि एग्रीगेट्स बनाता है, ठीक हो गया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए अब एग्रीगेट्स वगैरह वाले, ठीक है। अब जरा मैं चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों को ना, अब यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पॉइंट देख लिया, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। अब ये सारा पेज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। अब जरा यहाँ से ना ये फंक्शंस हैं कि गैस के फंक्शन पूछते हैं, वो पेपर में क्वेश्चन आता है या फिर वाइवा में पूछते हैं। तो एक तो प्रोटीओग्लाइकेन्स बनाते हैं, 95% में कार्बोहाइड्रेट होता है, गैस बनाते हैं। फिर ये ग्राउंड सब्सटेंस क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इनको ग्लाइको देखो ना, ग्लाइको अमाइनोग्लाइकेन्स को म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्यों कहते हैं, ये इधर से, क्योंकि इसके अंदर विशेष लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, अभी बताया कि स्लिपरी नेचर होती है, ये वो है। तो ये म्यूकस सिक्रीशंस को लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन्स किस में मौजूद होते हैं, म्यूकस सिक्रीशंस में, तो उनको लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। क्या, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। समझाई कि म्यूको क्यों कह रहे हैं, इस म्यूकस सिक्रीशंस को ये में चूंकि मौजूद होते हैं ना, तो उस वजह से, ठीक है, समझ आ गई बात, उस वजह से हम इनको ये नाम देते हैं। यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब जरा मैं थोड़ा सा ना अगेन ये टेबल याद कराने लगा हूँ, ठीक है। चलो जी, यहाँ से याद करो, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हमने वो एग्रीगेट्स पढ़े ना, उसके अंदर कार्टिलेज के अंदर, तो उसमें अभी हमने पढ़ा नहीं, कार्टिलेज के अंदर मौजूद है कार्टिलेज टेंडन अयोटा, ठीक है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बनाता है, ये अभी हम मोस्ट अबंडेंट गैग यही है, ठीक है। ये हार्ट वाल्स के अंदर मौजूद है, स्किन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अभी आप लोग भी याद करते जाओ ना मेरे भाई, ठीक है। ये किस में मौजूद है, केराटिन सल्फेट 2, देखो वन कॉर्निया में 2, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कार्टिलेज वगैरह में था, है वहां पे एग्रीगेट्स बना रहा था, प्रोटीओग्लाइकेन के एग्रीगेट्स, मोस्ट हेटेरोजेनियस भी यही है, ठीक है। इसमें ग्लैक्टोज है, इसमें बीटा 1,4 है, ठीक है, को बीटा 1,4 इसके साथ लिखो अल्फा 1,4, बाकी सारों के अंदर यहीं पे लिख लो बीटा 1,4, यहाँ पे लिखो अल्फा 1,4, बस आपको याद रहेगा कि भाई बाकी सब में है बीटा 1,3, बात खत्म, ठीक है। तो ठीक हो गया ना, तो इस तरह से ना चीजों को आसान बनाओ। अच्छा जी, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ थोड़ी सी एसिटाइलेशन है, यानी कि सल्फेशन, यहाँ पे सल्फेशन ही सल्फेशन है और एसिटाइलेशन बिल्कुल नहीं है, इसने थोड़ी सी सल्फेशन कम करके थोड़ी एसिटाइलेशन ज्यादा की है, इन दोनों को तो इस तरह मुकाबला इन दोनों का तो रोला, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल की सरफेस पे, इसको तो मैंने कभी काउंट ही नहीं किया कभी, ये कोई चीज है, मैं इन्हीं को ज्यादा काउंट कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसको इसी के साथ ही काउंट कर देता हूँ चुप करके, मतलब तरीका है ना याद करने का, बैक्टीरिया वगैरह में है, नॉन सल्फेटेड है, नॉन कोवलेंटली अटैच्ड है, शॉक फ्लूइड में, ठीक है। देखो ना ये भी तो था ना,
ठीक है। फिल्ट्रस ट्यूमर में ये है, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर ये एक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये है कि शुगर को जब आपने करना है वो आपने अब आप लोग जिसने लेक्चर हो गया हुआ है, मैंने कितने मिनट पे शुरू किया था, को 45 मिनट पे तकरीबन